गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस एंड लिक्विड। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि किसी लिक्विड में कोई गैस कैसे डिसॉल्व होती है, तो कितनी सॉल्युबिलिटी होगी। So we can the volume of gas that can be dissolved in liquid as STP। तो किसी लिक्विड के अंदर हम कितनी गैस को डिसॉल्व कर सकते हैं अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड कंडीशन, वो क्या होगी उसकी सॉल्युबिलिटी। और अब हम डिस्कस करेंगे कि वे फैक्टर जिन पर किसी गैस की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे हेनरीज लॉ। फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। तो पहला है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये हमने कल भी डिस्कस किया था, ये सेम है। तो नेचर का क्या इफेक्ट होगा, तो वी कैन से वही है लाइक डिसॉल्व लाइक। तो अगर कोई गैस सॉल्वेंट के साथ कंपाउंड फॉर्म करती है तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, और लाइक डिसॉल्व लाइक। तो अगर गैस मॉलिक्यूल पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा जल्दी डिसॉल्व होंगे, और अगर गैस मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर है तो भी वे नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही ज्यादा इजीली डिसॉल्व होंगे। तो ये था पहला पॉइंट। अब है दूसरा पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है कि गैस इन जनरल, मोटे तौर पर अगर हम कोई गैस किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। आपने ये बात नोट भी की होगी कि जब हम दुकान से, किसी शॉप से कोल्ड ड्रिंक लाते हैं तो अगर हम उसको गर्म कर दें तो उसके अंदर से जो हमारी गैस है CO2 वो बाहर निकल जाती है। इसलिए हम सभी कोल्ड ड्रिंक्स को बिल्कुल कम टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज देन solubility डिक्रीज। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, न कि बढ़ेगी। तो हमारा जो पहला पॉइंट था वो था नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहां पर है लाइक डिसॉल्व लाइक। दूसरा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी इन जनरल। अब हम पढ़ेंगे तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसे हम बोलते हैं हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ।
तो प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ेगा? Effect of pressure on the solubility of a gas in a liquid, or we can say simply Henry's law. तो हेनरीज लॉ क्या कहता है? सिंपली हेनरी लॉ ये बोलता है कि जितना मास डिजोल्व होगा किसका, गैस का, किसमें, लिक्विड में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड प्रेशर के। अप्लाइड प्रेशर के कैसे? तो जब हम किसी लिक्विड में कोई गैस डिजोल्व करते हैं तो हम उसको प्रेशर से, काफी ज्यादा प्रेशर से उस लिक्विड के अंदर इन्फ्यूज करते हैं। तो जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, प्रेशर घटेगा सोल्युबिलिटी घटेगी। और हेनरी लॉ क्या कहता है? हेनरी लॉ कहता है द मास dissolved in gas, dissolved of gas in liquid is directly proportional to applied pressure. This तो किसी गैस का कितना मास डिजोल्व होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर के। ये लॉ 1802 के आसपास विलियम हेनरी ने दिया था। विलियम हेनरी ने दिया था। ठीक उसी टाइम पर जॉन डाल्टन, जो कि उसका मित्र था, वह भी इसके ऊपर काम कर रहा था। उसने इसी बात को एक नए तरीके से बताया। उसने बताया, ये था हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या कहता है कि जितना मास डिजोल्व होगा, कितनी गैस डिजोल्व होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड प्रेशर के। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड प्रेशर के। अगर ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो ज्यादा गैस डिजोल्व होगी, कम प्रेशर लगाएंगे तो कम गैस डिजोल्व होगी। तो इसको लिखने का एक तरीका ये भी है कि जो कि जॉन डाल्टन ने बताया था। देखिए, हमने देखा है कि जब हम कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाते हैं और उसको हम हिला देते हैं और उसके बाद हम ढक्कन खोलते हैं तो उसके अंदर से काफी सारी कोल्ड ड्रिंक गैस के साथ बाहर निकलती है। वो कहाँ से आई है? क्योंकि हमने क्या किया है, हमने उसका जो फोर्स का बैलेंस था गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स का, हमने क्या किया, हमने उसको हिलाकर उस बैलेंस को कम कर दिया है। तो गैस भी प्रेशर लगाती है। गैस भी क्या लगाती है? प्रेशर। अगर हम किसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर, जो कि आधी भरी है, नमक डालकर उसका ढक्कन बंद कर दें तो हो सकता है कि वो बोतल ब्लास्ट हो जाए। क्योंकि नमक डालने के बाद जो क्रिस्टल, जो लैटिस स्ट्रक्चर है वाटर मॉलिक्यूल की जो अरेंजमेंट है, वो ब्रेक हो जाएगी और गैस बाहर निकल आएगी। और क्योंकि गैस लिक्विड मॉलिक्यूल के अंदर फंसी हुई थी और अब वो बाहर निकल आई, तो वो बाहर निकल, लिक्विड से बाहर निकलने के बाद बोतल की दीवारों पर प्रेशर लगाएगी। और तो मेरे कहने का मतलब ये है कि गैस जो कि डिजोल्व हो चुकी है वो भी प्रेशर लगाती है। और वो जो प्रेशर लगाती है उसे हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन ने कहा पार्शियल प्रेशर of a gas is directly proportional to mole fraction
तो जो गैस जितना प्रेशर लगाएगी, गैस जितना प्रेशर लगाएगी, आप एक काम करना, आप ठंडे की बोतल लेकर आइए, आप एक ठंडे की बोतल लेकर आइए, उसमें से कुछ कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए और उसका ढक्कन बंद कर दीजिए। और अब आप क्या कीजिए, आप बोतल को, दो बोतल जिसमें आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली, उसके ऊपर प्लास्टिक को या बोतल को आप दबा कर देखिए। आप देखेंगे बोतल आराम से दब रही है, आराम से उसको कंप्रेस किया जा सकता है। अब एक काम कीजिए, उसको ढक्कन लगाइए और उसको जोर जोर से हिलाइए। और उसके बाद आप क्या कीजिए, अब आप उसको प्रेस करके देखिए, आपको लगेगा कि बोतल काफी टाइट हो गई है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो गैस थी वो प्रेशर लगा रही है, और गैस जो प्रेशर लगा रही है उस प्रेशर को बोल रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। उस गैस का पार्शियल प्रेशर, कि वो कितना प्रेशर लगाएगी, और वो पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। जितनी ज्यादा गैस डिजोल्व की गई होगी उतना ही ज्यादा प्रेशर गैस लगाएगी। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए किसी कोल्ड ड्रिंक में ज्यादा गैस भरी हुई है, ज्यादा गैस डिजोल्व की गई है, तो वो ज्यादा प्रेशर लगाएगा। किसी लिक्विड में कम गैस डिजोल्व की गई है तो वो कम प्रेशर लगाएगा। तो जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। और वी कैन से x1, वी कैन से x1, और वी कैन से m1, n1। तो P इज इक्वल टू के एच एक्स, ये है मोल फ्रैक्शन। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन। और ये क्या है? हेनरी कांस्टेंट। क्या है ये? हेनरी कांस्टेंट। तो के एक्स किसके इक्वल होगा? वो होगा P बाई x1। तो हेनरी कांस्टेंट में बी डिफाइंड, हेनरी कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो हम कह सकते हैं कि हेनरी कांस्टेंट किसी भी गैस के लिए, किसी भी गैस के लिए जो हेनरी कांस्टेंट KH है उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू रेशियो होगी किसका और किसका? उस गैस के पार्शियल प्रेशर का और उस गैस के मोल फ्रैक्शन का। तो ये था हमारा हेनरी लॉ। हेनरी लॉ ये कहाँ गया? अब है एप्लीकेशन ऑफ Henry's law. What are the applications of Henry's law? Simply, Henry's law has widespread applications, such as Henry's law is used in carbonated beverage, in deep sea diving equipment. तो हम एक दो को डिस्कस करते हैं। तो पहला है कार्बोनेटेड बेवरेजेस। वे पेय पदार्थ, वे ड्रिंक, वो पीने के पदार्थ, वो लिक्विड जिनमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को डिजोल्व करते हैं, उनको हम कार्बोनेटेड बेवरेजेस बोलते हैं। तो हमें पता है कि कितनी गैस डिजोल्व होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर के। तो अगर हम ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो लिक्विड के अंदर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को डिजोल्व कर सकते हैं, कम लगाएंगे तो कम डिजोल्व होंगे। तो ये इसकी एक एप्लीकेशन। दूसरी है जो मेन है वो है डीप सी डाइविंग, डीप सी डाइविंग एपरेटस। यानी जब हम गहराई तक गोता लगाते हैं तो हम अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, लेकिन अगर हम उसके अंदर प्योर ऑक्सीजन भर देंगे तो उससे हमारे जो लंग्स हैं, हमारे लंग्स का जो
ओस्मोसिस की जो प्रक्रिया है, जो जिससे प्रेशर डिफरेंस पैदा होता है, वो इतना सफिशिएंट नहीं होगा कि अगर हम प्योर ऑक्सीजन में सांस लेंगे तो वो इतना सफिशिएंट नहीं होगा कि हम लगातार उसे सांस लेते और हमारे ब्लड में छोटे छोटे बुलबुले बनने लगेंगे। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम डीप सी डाइविंग एपरेटस में क्या यूज करते हैं, एक मिक्सचर यूज करते हैं जिसमें हम हीलियम, थोड़ी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण यूज करते हैं, मिक्सचर यूज करते हैं। तो ये भी इसकी एक एप्लीकेशन है। और एक दूसरी ये है कि जो हिली एरियाज, जो हाई एल्टीट्यूड एरिया होते हैं, वहां पर हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो काफी कम होता है। इसीलिए हमें सांस लेने में, क्योंकि एयर भी एक मिक्सचर ही है ऑक्सीजन नाइट्रोजन का, तो यही रीजन है कि वहां उसका पार्शियल प्रेशर कम होता है, तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये था, कहाँ गया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमने डिस्कस कर लिया, नेचर डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे limitations of Henry's law. Limitations of Henry's law. Limitations of Henry's law. पहली, gas must behave like ideal gas. That is, जो हम गैस डिजोल्व कर रहे हैं उसको PV इज इक्वल टू nRT, ये जो फेमस गैस इक्वेशन है इसको ओबे करना चाहिए। लेकिन हमारे पास रियल वर्ल्ड में एक भी आइडियल गैस नहीं है, सभी गैस रियल है और कोई भी गैस इस इक्वेशन को हर एक कंडीशन में फॉलो नहीं करती। ये कंडीशन हाई टेम्परेचर और वेरी लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर इसको फॉलो करते हैं। तो पहली लिमिटेशन ये है कि ये लॉ तभी एप्लीकेबल है जब जो गैस है जो डिजोल्व की गई है वो एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करे, वो एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करे। और दूसरी बात, गैस शुड नॉट, और नीडर से मस्ट नॉट hold, must not hold any compound or complex with liquid. तो दूसरी मेन लिमिटेशन जो है वो ये है कि गैस को लिक्विड के साथ कोई भी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम CO2 का ही एग्जांपल लें तो CO2 को जैसे ही हम लिक्विड में डिजोल्व करते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो क्या होगा, तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड, सम पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड for next to CO3, we can say it is called carbonic acid. तो हेनरी लॉ स्टैंडर्ड कंडीशन में ही एप्लीकेबल है, जब टेम्परेचर हाई हो, प्रेशर लो हो और गैस किसकी तरह बिहेव करे, आइडियल गैस की तरह बिहेव करे, और गैस को लिक्विड के साथ कोई भी कंपाउंड फॉर्म नहीं करना चाहिए। लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। हम किसी भी गैस को जब डिजोल्व करते हैं तो चाहे थोड़ा सा ही ज्यादा कुछ तो कंपाउंड फॉर्म करती ही है। तो ये था हेनरीज लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ और उसकी लिमिटेशन। थैंक यू, आज के लिए हमारा काफी है।